फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पेपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर 3 है आपका, जिसका नाम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। इसके टॉप 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 रहेगा। इसका जो पार्ट 1 है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। मैंने 10 क्वेश्चन आज के ये और जो पार्ट 1 है आपका 5 क्वेश्चन उसमें कराए हैं। आपके टोटल 15 क्वेश्चंस लॉन्ग हमने करा दिए हैं और बाकी जो पेड स्टूडेंट्स को फुल कंटेंट जो दिया गया है वो तो पीडीएफ अलग ही है। अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चंस को, तो मान लीजिए कि आपको 5 क्वेश्चंस पेपर में यहीं से मिल जाएंगे, बाहर से पेपर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के ये 10 क्वेश्चंस प्लस जो 5 क्वेश्चंस इसका पार्ट 1 है वो देख लीजिएगा, एनफ रहेगा आपके लिए। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है फिर भी बेफिक्र होकर के जाइएगा, बहुत अच्छा कर पाएंगे सिर्फ 15 क्वेश्चंस पढ़ के। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सूक्ष्म शिक्षण के कॉन्सेप्ट को समझाइए और इसकी प्रकृति, इसके नेचर की विवेचना कीजिए। समझते हैं व्हाट इज माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, फिर हम इसकी प्रकृति की बात करेंगे। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि जिसको इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग कहते हैं, आप यहां पे इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग भी एग्जाम में लिख सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक वर्तमान और नवीन खोज है। जो माइक्रो टीचिंग है वो प्रेजेंट टाइम की एक नई खोज है। ये टीचर और स्टूडेंट्स के व्यवहार परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण विधि है, एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट मेथड है। टीचर और छात्राध्यापक कौन होते हैं? आप लोग छात्राध्यापक हैं। ठीक है, इसमें कक्षा के छोटे आकार को पढ़ाया जाता है। छोटे आकार को, कम बच्चे होते हैं, है ना, उनको पढ़ाया जाता है। समय, टाइम, टॉपिक, स्किल्स का रूप छोटा कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 6 मिनट की क्लास हो गई, या फिर उसको 5 मिनट का रख लिया, या 7 मिनट का रख लिया, 10 मिनट का रख लिया। वह माइक्रो टीचिंग में एक छोटा टॉपिक छोटे कम समय में समझाना होता है, कम बच्चों में। ओके, कर लिया जाता है। इसके द्वारा विशिष्ट स्पेसिफिक जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप किया जाता है। सामने आपके जो भी टीचर हैं वो बैठे होंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया जाएगा। यह टीचिंग की वास्तविक प्रक्रिया, रियल प्रोसेस होता है। DW एलन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? वो कहते हैं यह शिक्षण का लघु रूप है, टीचिंग का छोटा रूप है। इसमें कक्षा का आकार और समय भी कम होता है। मैकनाइट कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पदीय परिस्थितियां हैं जिनका आयोजन पुराने स्किल्स में सुधार, जो भी पुरानी स्किल्स थी उनमें कुछ सुधार किया गया और नई स्किल्स में विकास के लिए किया जाता है। DLCA सिंह के अकॉर्डिंग कहा गया है सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का सरलीकृत एक रूप है जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक की अवधि में पाठ्य वस्तु की एक छोटी सी इकाई का शिक्षण प्रदान करता है कम समय में। यानी कि मैंने पहले ही बताया, आपका 5 मिनट की क्लास हो सकती है, 6-7 मिनट की, 10 मिनट की, 15-20 मिनट की क्लास आप रख सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ माइक्रो टीचिंग। फटाफट रिवाइज मारते हैं, कल आपका पेपर है। सूक्ष्म शिक्षण आप इसको 2 बार भी देख लीजिएगा, एनफ रहेगा आपके लिए। सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति देखिए, इस प्रविधि यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के नाम से ही इसके स्वरूप का बोध होता है। स्वरूप का मतलब इसका क्या हो गया? जैसे आपने पढ़ा सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया? कोई चीज बहुत छोटी जो होती है वो सूक्ष्म कहलाती है। कोई चीज बहुत छोटी होती है तो वो सूक्ष्म कहलाती है। तो उसके नाम से ही इसके स्वरूप, स्वरूप का मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटा हो गया, ये इसका रूप हो गया। इस प्रणाली के अभ्यास में पाठ्य योजना, लेसन प्लान, कक्षा में छात्रों की संख्या कम, शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग का जो टॉपिक है उसका रूप छोटा हो जाता है। शिक्षण की अवधि 5 से 10 मिनट होती है। जो प्यूपिल टीचर होता है, जैसे आप छात्राध्यापक के टीचिंग का निरीक्षण भी किया जाता है और टीचिंग के समाप्त होने पर वाद विवाद किया जाता है। यानी कि वाद विवाद का मतलब झगड़ा नहीं है, वाद विवाद का मतलब आपका डिस्कशन है। ठीक है, छात्राध्यापकों को शिक्षण क्रियाओं की जानकारी कराई जाती है और इसके विकास के लिए, इसको और डेवलप करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। कहाँ गलती रहेगी, कहाँ कमी रहेगी और क्या इसमें हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी टीचिंग को और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, बच्चा कैसे उसमें इंटरेस्ट ले सकता है, कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, इन सब चीजों को उसमें और डेवलप किया जाता है। उपरांत वही छात्राध्यापक को वही पाठ दूसरे समूह को पढ़ाना पड़ता है
और फिर जब उसको सुझाव दे दिए जाते हैं, फिर वो क्या करता है, अपनी उन गलतियों को ध्यान में रख करके मैंने क्या गलती की थी, उससे रिलेटेड मुझे क्या सुझाव दिए गए हैं, वही टॉपिक वो दूसरी क्लास में दूसरे ग्रुप को पढ़ाता है। और फिर उसके बाद डिस्कशन होता है कि अब कहां गलतियां रह गई, अब तुमने कहां पे अच्छा किया, कौन सी गलती फिर रह गई। इससे पृष्ठ पोषण दिया जाता है, फीडबैक जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इस पर भी यदि निरीक्षक आवश्यक समझता है तो पुनः शिक्षण रीटीचिंग फिर करना पड़ता है। अगर निरीक्षक को कुछ कमी लगी तो फिर आपको सुझाव देगा, फिर वो उसको रीटीच करवाएगा। ये क्रिया चलती रहती है जिससे छात्र अध्यापक में वांछित कौशल का विकास किया जा सके, आपकी गलतियों को बिल्कुल दूर कर किया जा सके। शिक्षण व्यवस्था की प्रक्रिया प्रॉपर भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था की प्रक्रिया को समझाइए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रक्रिया देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार चलती है। कैसे चलती है समझते हैं इसकी प्रक्रिया को। देखिएगा, पहला सोपान जो 1 होता है, जिसको हम सोपान 1 में हमारा अभिविन्यास आता है। सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के बीच सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, उसका सिद्धांत, विशेषताएं, गुण एवं दोषों आदि पर सैद्धांतिक चर्चा की जानी चाहिए। सोपान जो 2 होता है, शिक्षण कौशलों की चर्चा। इसमें शिक्षण कौशलों के अर्थ को स्पष्ट करके उनके मनोवैज्ञानिक आधार और घटकों की जानकारी देनी चाहिए। फिर जो सोपान 3 है हमारा, इसमें आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण आता है। शिक्षण कौशलों की पूर्ण जानकारी के बाद आदर्श सूक्ष्म पाठ का स्वरूप प्रदर्शित करना चाहिए। इसे ही मॉडल प्रस्तुत करना भी कहते हैं। जो 4 नंबर है, सोपान 4, पाठ का निरीक्षण एवं समालोचना। आदर्श पाठ के प्रदर्शन का निरीक्षण एवं समालोचना करने की विधि छात्राध्यापकों को विस्तृत रूप से बताई जानी चाहिए। सोपान 5, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। किसी एक शिक्षण कौशल और पाठ्यवस्तु की इकाई पर एक सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार की जाती है, ठीक है। और 6 नंबर पे हमारा आता है शिक्षण सत्र, यानी कि पाठ्य योजना के आधार पर 5 या 10 मिनट तक 5 या 10 छात्रों की कक्षा को पढ़ाया जाता है। इस शिक्षण प्रशिक्षक अथवा सह प्रशिक्षार्थी पाठ का अवलोकन करते हैं और निरीक्षण प्रपत्रों पर पाठ के लिए समालोचना संकेत भी बनाते हैं। 7 नंबर है प्रतिपुष्टि। प्रत्येक छात्राध्यापक को व्यक्तिशः तत्कालीन प्रतिपुष्टि प्रदान करना अति आवश्यक होता है। प्रतिपुष्टि यानी कि जो है कि उसका फीडबैक के लिए सामान्यतः 5 या 6 मिनट का समय भी दिया जाता है। सोपान जो 8 होता है, पुनः योजना। प्रतिपुष्टि, पुष्टि या पृष्ठ पोषण के आधार पर छात्राध्यापक सुझाव संकेतों को अपनाते हुए, जो भी उसको सुझाव दिए जाते हैं, जो संकेत दिए जाते हैं, उनको अपनाते हुए अपने सूक्ष्म पाठ का पुनः वो नियोजन करता है। पुनः के लिए लगभग 12 मिनट का समय दिया जाता है। इसे सत्र को पुनः नियोजन कहा जाता है। सोपान नंबर 9 जो है पुनः शिक्षण। पुनः निर्मित पाठ्य योजना को छात्राध्यापक पढ़ाता है। एंड सोपान जो 10 है पुनः प्रतिपुष्टि होती है। इस सोपान पर भी छात्राध्यापक को पुनः प्रतिपुष्टि सोपान 7 के समान प्रदान की जाती है, जैसा कि हमने इसमें 7 नंबर में पढ़ा प्रतिपुष्टि, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रक्रिया होती है जो कि चलती है और इसी के द्वारा हमारा सूक्ष्म शिक्षण फिर कंप्लीट होता है। तो हमने पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षण कौशल क्या होता है, व्हाट इज टीचिंग स्किल्स। इसके अर्थ परिभाषा बताते हुए जो अलग अलग प्रकार के शिक्षण कौशल हैं उनको हमें समझाना है, बताना है। चलिए बात करते हैं, अलग अलग जो शिक्षण कौशल हैं उनकी बात करते हैं। देखिएगा, पहले तो शिक्षण कौशल का अर्थ समझते हैं। शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है, शिक्षण यानी कि टीचिंग का एक कला एवं विज्ञान दोनों की संज्ञा दी जाती है। जो टीचिंग है वो कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों ही माना जाता है। जब शिक्षण को एक कला के रूप में समझने का प्रयास करते हैं तब यह मान्यता अजम्पशन है कि अच्छे शिक्षक जन्मजात होते हैं। जब हम टीचिंग को क्या मानते हैं, जब हम टीचिंग को एक कला मानते हैं तो ये माना जाता है कि जो अच्छे टीचर होते हैं वो जन्मजात अच्छे शिक्षक होते हैं और उनमें विशिष्ट शिक्षण कौशल होते हैं। एक प्रभावी शिक्षण में विशेष कौशलों का समावेश होता है। आपकी टीचिंग तभी इफेक्टिव हो सकती है, बच्चों पर तभी अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है जब आपके पास कुछ अलग स्किल्स होंगे समझाने की बच्चों को, है ना। जब शिक्षण को एक विज्ञान के रूप में माना जाता है, समझने का प्रयास करते हैं, तब यह मान्यता कि अच्छे शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा तैयार किए जाते हैं।
जब आप इसको कला मानेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, उनके अंदर जन्मजात विशिष्ट स्किल्स होती हैं। लेकिन जब आप इसको एक विज्ञान मानेंगे तो विज्ञान कहता है कि शिक्षक जन्मजात नहीं होते, पैदा होते ही कुछ अच्छा शिक्षक नहीं होता है। आप उसको ट्रेनिंग दे करके, आप उसको ट्रेनिंग के माध्यम से अच्छा बना सकते हो। क्या कर सकते हो? आप उसको ट्रेनिंग दे करके अच्छा बना सकते हो, ठीक है। और उनमें विशिष्ट शिक्षण स्किल्स को भी आप डेवलप कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो प्रोफेसर एल.एन. गेज के अकॉर्डिंग जो परिभाषा दी गई है, परिभाषा क्या है? शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षण अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। शिक्षण नहीं, यहाँ पे शिक्षक होगा, अध्यापक। शिक्षक जो है वो अपने कक्षा शिक्षण में, क्लासरूम टीचिंग में यूज करता है। यह शिक्षण क्रम की विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपने कक्षा अंत प्रक्रिया में लगातार प्रयोग करता है। बी.के. पाशी के अनुसार शिक्षण कौशल संबंधित शिक्षण क्रियाओं अथवा उन व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान के इरादे से किए जाते हैं। शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है? यहाँ पर कुछ प्रमुख शिक्षण कौशलों के अर्थ को स्पष्ट किया जा रहा है, जैसे कि आपका विन्यास प्रेरणा, जिसको सेट इंडक्शन कहते हैं। इस कौशल की आवश्यकता पाठ आरंभ करने के समय होती है। विन्यास प्रेरणा का मतलब क्या है? इस कौशल की आवश्यकता कब होती है? जब आप चैप्टर को शुरू करते हैं, पाठ आरंभ करने के समय होती है कि शिक्षक छात्रों के समूह को अपने पाठ की ओर उनके ध्यान का अभिविन्यास कर सके, अपने चैप्टर की तरफ बालकों का ध्यान अट्रैक्ट कर सके, कंसंट्रेट कर सके उनको। उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है? इस कौशल से आशा है कि शिक्षक जो है वो जानबूझ करके टीचिंग एक्टिविटीज को बदलता रहता है, शिक्षण क्रियाओं को बदलता रहता है। कभी कभी हम लोग बहुत देर तक पढ़ाते हैं तो फिर क्लास में क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि बच्चों को हंसी आ जाती है। उससे क्या होता है, या कुछ ऐसी मूवमेंट, कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं बच्चे, ताकि बच्चों का ध्यान हमारे ऊपर अट्रैक्ट रहे, बच्चे कंसंट्रेट रहे हमारे टॉपिक को लेकर के, है ना, जिससे कि छात्रों का ध्यान पाठ्यवस्तु में केंद्रित रहे। ओके, जैसे चलना फिरना, इधर उधर होना, तो ये सब चीजें गतिविधियां की जाती हैं बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। मौन और शाब्दिक अंतः प्रक्रिया, एक टीचर क्लास में शाब्दिक अंतः प्रक्रिया के साथ अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया के लिए कुछ हाव भाव और संकेत का प्रयोग करता है जो छात्रों को शिक्षण में भाग लेने के प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्नों की प्रभावशीलता होती है। शिक्षण काल में पाठ्य वस्तु से संबंधित एक प्रकरण से शिक्षक जितने अधिक प्रश्न पूछता है, छात्रों की क्रियाओं को उतना ही अधिक अवसर भी मिलता है। ठीक है। खोजपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं? शिक्षक जब कक्षा में प्रश्न पूछता है और छात्र प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं होते, तब टीचर इस प्रकार के प्रश्न करता है जिससे उन प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता मिल जाए। ठीक है, उसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन कर दिया जो उससे थोड़ा आसान है लेकिन उससे रिलेट करता है, तो स्टूडेंट उसका आंसर आराम से दे पाएगा। ऐसे प्रश्नों के आधार पर पहले से पूछे गए जो प्रश्न है उनके उत्तरों को आसानी से ढूंढा जा सकता है, खोजा जा सकता है। पुनर्बलन, टीचर का वह व्यवहार जिससे छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने के लिए प्रश्नों के सभी उत्तर देने और सही विचार व्यक्त करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो, उसे पुनर्बलन कहते हैं, रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं। व्याख्या कौशल क्या है? पाठ में आए जितने भी हार्ड वर्ड्स होते हैं, कठिन भाव, क्रियाएं, घटनाओं और परिणामों आदि को जिस कौशल से स्पष्ट किया जाता है उसे व्याख्या कौशल की संज्ञा दी जाती है। छात्र व्यवहार का अभिज्ञान, एक प्रभावशाली शिक्षक अधिक संवेदनशील होता है कि छात्रों के लिए कौन सी क्रियाएं रुचिपूर्ण हैं और कौन सी रुचिपूर्ण नहीं है। इसलिए रुचिपूर्ण क्रियाओं को छात्रों के व्यवहार के आधार पर पहचान लेता है, उन्हीं का उपयोग भी वो अधिक से अधिक करता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी समझा। यहाँ पे जो शिक्षण कौशल क्या और जो अलग अलग शिक्षण कौशल होते हैं, टीचिंग स्किल्स होती हैं, उनको भी हमने समझा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, शिक्षण कौशल का क्या अर्थ है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है कि शिक्षण के प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? शिक्षण प्रतिमान की रूपरेखा क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है? देखिए, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां, प्रविधियां, योजनाओं और स्वरूपों का प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें शिक्षण का प्रतिमान कहते हैं। शिक्षण प्रतिमान में शैक्षिक क्रियाओं एवं पर्यावरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए मार्ग निर्देशन किया जाता है और वह किस शिक्षण हेतु कब, कैसे, क्यों प्रयोग किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट किया जाता है। H.C. वाइल्ड के अनुसार क्या कहा गया है? किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार
व्यवहार को निश्चित करने एवं ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। वहीं पर DC को एवं क्रॉफोर्ड के अनुसार कहा गया है, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत का सर्वोच्च प्रतिस्थापन है। शिक्षण प्रतिमान बताते हैं कि किस प्रकार अधिगम और शिक्षण परिस्थितियां एक दूसरे से संबंधित होती हैं। शिक्षण प्रतिमान की रूपरेखा क्या है, उसका प्रारूप क्या है, इसको समझते हैं। शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का विवरण होता है। इसमें विशेष रूप से 6 क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। कौन कौन सी? पहली तो निष्पत्ति को व्यवहारिक रूप दिया जाता है। निष्पत्ति को इंग्लिश में अचीवमेंट कहते हैं, हिंदी में निष्पत्ति को उपलब्धि कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि निष्पत्ति क्या होती है। शिक्षण प्रतिमानों में परिवर्तित व्यवहार को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। जो भी व्यवहार में परिवर्तन हुआ उसको एक व्यवहारिक रूप दिया जाता है। यह शिक्षण प्रतिमान की आवश्यक दशा है और परिवर्तित व्यवहार को स्थायित्व प्रदान करने में इसकी अहम भूमिका होती है। उद्दीपन का चयन। शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग करते समय अनेक उद्दीपनों में से अपेक्षित क्रिया करने वाले उद्दीपनों का चयन किया जाता है। परिस्थितियों का विशिष्टीकरण। शिक्षण प्रतिमान में वे सभी क्रियाएं समाहित रहती हैं जो परिस्थितियों का विशिष्टीकरण करती हैं। मानदंड व्यवहारों को निर्धारित करना। मानदंड व्यवहार या मूल्यांकन के मानदंड का निर्धारण करना भी शिक्षण प्रतिमान का प्रमुख कार्य होता है। अंतः प्रक्रिया विश्लेषण क्या होता है? शिक्षण प्रतिमान में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली आपकी पूर्व अवस्था जो है, अंतः प्रक्रिया अवस्था तथा उत्तर अवस्था। कक्षागत पहली होती पूर्व अवस्था, दूसरी अंतः प्रक्रिया अवस्था, तीसरी उत्तर अवस्था। कक्षागत परिस्थितियों में अंतः प्रक्रिया का विश्लेषण करके वांछित शैक्षिक लक्ष्यों को विशेष युक्तियों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। व्यवहार संशोधन की बात करें तो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति न होने पर व्यवहार में कुछ बदलाव किया जाता है, कुछ संशोधन किया जाता है। जो भी उद्देश्य हमारे निर्धारित हैं, अगर उन उद्देश्यों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो व्यवहार में कुछ संशोधन बदलाव किया जाता है। उसके लिए टीचिंग स्किल्स और जितने भी टीचिंग मूवमेंट गतिविधियां, गतिमान और शिक्षण युक्तियां होती हैं, उनमें भी कुछ परिवर्तन किया जाता है। जितने भी टीचिंग मेथड्स होती हैं, जो भी प्लानिंग होती है, उसमें कुछ बदलाव किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान शिक्षकों को पाठ्यक्रम निर्माण में, शिक्षण विधि में शिक्षण के लिए सहायक सामग्री के चयन में भी सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उपयोगिता भी बताइए। अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान क्या है? देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, डीपली समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान की बात करेंगे। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का विकास डेविड आशुबेल ने किया था। किसने किया था? डेविड आशुबेल ने किया था। आशुबेल महोदय ने बताया कि प्रत्येक विषय विभिन्न संप्रत्ययों की संरचना है। जितने भी विषय हैं उनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं, उनकी एक संरचना है और इन कॉन्सेप्ट्स को पहचानना और छात्रों के साथ उसको आत्मसात कराया जा सकता है। इस प्रतिमान के अंतर्गत छात्र के समक्ष ज्ञान को किस प्रकार संगठित करके डेवलप करते हैं, इस प्रकार से उसको संगठित करके विकसित करते हैं कि छात्र के पूर्व धारण ज्ञान के साथ अंतः प्रक्रिया करके नए ज्ञान को अर्थपूर्ण तरीके से सीखा जा सके। डेविड आशुबेल के अनुसार अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की संरचना का मुख्य उद्देश्य छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को इफेक्टिव बनाना। जहां संज्ञानात्मक संरचना का तात्पर्य है किसी समय विशेष पर, किसी विशेष में किसी व्यक्ति का ज्ञान कितना स्पष्ट, सुव्यवस्थित और स्थायी होता है। डेविड आशुबेल का विचार है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो विभिन्न विचारों का एक सेट होता है, जहां पर आने वाली सूचना या विचार आकर के ठहरते हैं और स्थान निर्धारित करते हैं। यदि नई विषय वस्तु और स्थायी संज्ञानात्मक ढांचे का आपसी द्वंद्व अधिक शक्तिशाली या अधिक असंबंधित होता है तो नई सूचना या विचार ग्रहण करना कठिन हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि सीखने वाले को अधिक एक्टिव बनाया जाना चाहिए। जब एक्टिव होगा तभी वो बेहतर तरीके से सीख भी सकता है। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सामान्य विचार पहले प्रस्तुत हों। जो सामान्य थॉट्स हैं, जो जनरल थॉट्स हैं, वो पहले प्रस्तुत हों। धीरे धीरे उनका विशिष्ट और विस्तृत रूप विकसित होगा। पाठ्यक्रम का संगठन इस रूप में हो कि नए विचार पूर्व सीखने की विषय वस्तु से चेतन रूप में सीधे जुड़े हुए होने चाहिए। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? देखिए, इस प्रतिमान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहली विशेषता क्या है? विषय वस्तु को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाना। जो विषय वस्तु जो भी बच्चों को सिखाई जा रही है वो सीखने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होनी चाहिए।
छात्रों को सही, स्पष्ट और अर्थयुक्त सूचना देनी चाहिए। यह प्रतिमान आगमन सिद्धांत पर बल देता है और निगमन सिद्धांत का विरोध करता है। इस प्रतिमान में शिक्षक इंफॉर्मेशन का मूल स्रोत होता है। यह प्रतिमान शिक्षक के विचारों को प्रयुक्त करने के तरीके और सीखने वाले की रुचि पर निर्भर करता है। छात्रों के समक्ष सूचनाओं, विचारों, धारणाओं को घुमा फिरा करके नहीं वरन सीधे ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की कुछ उपयोगिता होती है। क्या उपयोगिता होती है? ज्ञानात्मक और एवं तथ्य युक्त विषय वस्तु के शिक्षण में उपयोगी होता है। छात्रों की अर्थपूर्ण ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। पाठ्यक्रम संरचना में उपयोगी होता है। छात्रों में विभिन्न सूचना, तथ्यों, आंकड़ों, प्रत्ययों के वर्गीकरण, संबद्धीकरण और अर्थपूर्ण प्रक्रियाकरण में भी सहायक होता है। पुस्तक लेखन में विषय वस्तु के विश्लेषण और विषय सामग्री के चयन से एवं अनुभवों के संश्लेषण में भी ये सहायक होता है। शिक्षक की शिक्षण अधिगम अनुभवों की संरचना प्रक्रिया को इफेक्टिव भी ये बनाता है। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया यानी कि इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस में विषय वस्तु के विश्लेषण और विषय सामग्री के चयन एवं अनुभवों के विश्लेषण में भी ये सहायक होता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की क्या उपयोगिता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5th वन कहता है अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम से आप क्या समझते हैं? इसके आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करना है। चलिए समझते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन लिखा हो या अभिक्रमित अधिगम लिखा हो, बात एक ही होगी। ठीक है, तो पहला जैसे लिखा हुआ है कि अभिक्रमित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान करना है। इसका लक्ष्य अधिगम को सौदेश्य एवं स्थायी बनाया जाए। प्राचीन काल में यह विधि भारत और यूनान में प्रचलित रही है और इसका स्वरूप प्रश्नोत्तर रहा है। रेखा गणित के शिक्षण में इस विधि का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। अभिक्रमित अधिगम एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता जो है वो एक्टिव रहता है, तत्काल प्रतिपुष्टि करता है और अपनी गति से सीखते हुए आगे भी बढ़ता है। इस विधि को क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध अधिगम भी कहा जाता है। D.L. कुक के अनुसार अभिक्रमित अधिगम आत्म अनुदेशन विधियों की विस्तृत अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक पर्याय है। B.F. स्किनर के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला और सीखने का एक विज्ञान है। अभिक्रमित अधिगम के आधारभूत कुछ सिद्धांत हैं, जैसे अभिक्रमित अधिगम स्वयं एक शैक्षिक नवाचार है, इनोवेशन है। इसमें शिक्षा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञान के अनेक सिद्धांत समाये हुए हैं, निहित हैं, इंक्लूड हैं, शामिल हैं। अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांतों का सूत्रपात मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में हुए अध्ययनों से हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन इज स्किनर ने अपने प्रयोगों के आधार पर अभिक्रमित अधिगम के 5 आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कौन कौन से 5 जो सिद्धांत हैं कौन बताए गए हैं? नंबर 1 तो लघुपदीय सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। यह सिद्धांत सीखने की खंड विधि पर आधारित है। इसमें सिखाए जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों या फ्रेम में डिवाइड कर दिया जाता है। सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम प्रक्रिया में अगर छात्र क्रियाशील रहता है तो वह शीघ्रता से सीखता है। अभिक्रमित अधिगम में प्रत्येक छात्र को कुछ क्रियात्मक कार्य जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना या एक लघु प्रश्न का उत्तर लिखना आदि करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उसे अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करके क्रियाशील रहना पड़ता है। वह स्वयं कार्य करके सीखता भी है। तत्कालीन जांच या प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के संतोषप्रद अनुभव सिद्धांत पर आधारित है। छात्र अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की तुरंत पुष्टि करते चलते हैं। उन्हें सही अथवा गलत उत्तर का पता चलता है। इससे परिणाम की जानकारी भी मिल जाती है, कहते हैं। स्वतः अध्ययन गति का सिद्धांत या स्वगति का सिद्धांत, इस अधिगम का संबंध इंडिविजुअल डिफरेंसेस से होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि हम आप सभी एक दूसरे से रुचि, योग्यता, क्षमता में अलग अलग हैं। शीघ्रता से सीखने वाले छात्र इसे जल्दी सीख लेते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अपनी रफ्तार से धीरे धीरे इसको सीखते रहते हैं। छात्र परीक्षण सिद्धांत, इस गति के अनुसार नियमित रूप से छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। अभिक्रमित अधिगम एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो कह रहा था कि अभिक्रमित अधिगम का क्या अर्थ है, या क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है अभिक्रमित अनुदेशन से आपका क्या अभिप्राय है। आपने अभिक्रमित अधिगम के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, जिसमें पहला आपका लघुपदीय सिद्धांत है, दूसरा सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत है, तीसरा है तत्कालीन जांच या प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वतः अध्ययन गति का सिद्धांत या स्वगति का सिद्धांत, पांचवा है हमारा छात्र परीक्षण सिद्धांत। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है शाखीय अभिक्रम से क्या तात्पर्य है, इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। शाखीय अभिक्रम को समझते हैं। रेखीय अभिक्रम संपूर्ण अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है, बल्कि उसका एक प्रमुख रूप है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण रूप शाखीय या आंतरिक अभिक्रम है। इस अभिक्रम के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर है। ओके, शाखीय अभिक्रम का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? शाखीय अभिक्रम का विकास प्रशिक्षण की समस्याओं से हुआ है, जबकि रेखीय अभिक्रम का प्रादुर्भाव मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से हुआ है। नॉर्मन ए क्राउडर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका विकास किया था। किसने किया था? नॉर्मन ए क्राउडर ने। इसकी कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे किसी पाठ्य वस्तु को छात्रों के सम्मुख संपूर्ण रूप में होल कह सकते हैं प्रस्तुत करने से वे उसे सुगमता और सरलता से बोधगम्य कर लेते हैं। जब आप पूरा कॉन्सेप्ट उनको समझाते हैं तो बच्चा उसको कंप्लीट कर लेगा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में समझाते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, स्किप कर जाता है आदमी। इसलिए इसे व्याख्यात्मक अभिक्रम कहते हैं। संपूर्ण इकाई या कॉन्सेप्ट की व्याख्या एक साथ की जाती है। इसकी मान्यता है कि छात्रों की त्रुटियां अधिगम में बाधक नहीं होती, वरन निदान में सहायक होती हैं। तीसरी मान्यता या धारणा यह है कि यदि छात्रों के अधिगम के साथ निदान के लिए उपचारात्मक अनुदेशन प्रदान किए जाएं तो छात्र अधिक सीखते हैं। चौथी धारणा यह है कि छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का अवसर देने से अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। बहुविकल्पीय रूप के प्रश्न से सही अनुक्रिया का चयन करने से छात्र कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख लेता है, और ये इसकी पांचवी अवधारणा है। शाखीय अभिक्रम के कुछ मूल सिद्धांत भी हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं हम समझते हैं। शाखीय अथवा आंतरिक अभिक्रम के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत हमारा है, क्या कहता है? डेविड केम के अनुसार शाखीय अभिक्रम का पहला सिद्धांत यह है कि छात्रों की गलत क्रियाएं अधिगम में बाधक नहीं होती, बल्कि छात्रों के अध्ययन के लिए निर्देशन प्रदान करती हैं। यानी कि जो गलती आपने की वो गलती नहीं है, वो भी एक सीखने का रास्ता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो उन गलतियों से आप सीखते हुए जाएंगे और फिर वो एक गाइडेंस का काम करेंगी। शाखीय अभिक्रम का दूसरा सिद्धांत यह है कि इसमें प्रश्न का उद्देश्य निदान करना होता है, परीक्षण करना नहीं। शाखीय अभिक्रम का तीसरा सिद्धांत यह है कि इसमें मानव अधिगम के प्रतिमान को प्रत्यक्ष रूप से सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। शाखीय अभिक्रमों की प्रमुख रुचि ये होती है कि छात्र ने सीखा अथवा नहीं सीखा। वे इस गहराई में रुचि नहीं लेते कि छात्र कैसे सीखता है। इस प्रकार शाखीय अभिक्रम में अधिगम प्रक्रिया की अपेक्षा अधिगम उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाता है। यही इसका चौथा सिद्धांत है। शाखीय अभिक्रम में छात्रों की सही अनुक्रिया करने के लिए कोई अनुबोधक तथा संकेत प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न अनुबोधक रहित होता है। प्रश्न को बहुविकल्पीय में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए सही अनुक्रिया के चयन में विभेदीकरण अधिगम को बढ़ावा मिलता है। ये इसका पांचवा सिद्धांत है। तो इसके जो 5 सिद्धांत हैं, आपने शाखीय अभिक्रम की पांचों सिद्धांत समझे, आपने शाखीय अभिक्रम की अवधारणा जानी, आपने शाखीय अभिक्रम का अर्थ और परिभाषा जानी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 7th नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 4 और बचते हैं। क्वेश्चन कहता है आभासी कक्षा कक्ष का क्या अर्थ है? आभासी कक्षा कक्ष के लाभ क्या है, समझते हैं। देखिए, आभासी कक्षा कक्ष का अर्थ क्या है? आभासी विद्यालय में आभासी कक्षा कक्ष बनाए जाते हैं। किसमें? आभासी विद्यालय में आभासी कक्षा कक्ष बनाए जाते हैं, और ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आधुनिक कंप्यूटर और संप्रेषण तकनीकी व अन्य संसाधनों जैसे कि आपका इंटरनेट, ऑनलाइन चैटिंग हो गई, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, CD रोम और DVD मोबाइल आदि का प्रयोग करके शैक्षिक परिस्थितियों का आयोजन किया जाता है। यह एक ऐसा वेब आधारित माध्यम या शिक्षण अधिगम वातावरण है जो विद्यालय या शिक्षक के पास जाए बिना ही छात्र को वहां चल रही शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों में भागीदारी निभाने में
सक्षम बनाता है। छात्र को यह आभास होता है कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि वास्तविक कक्षा की भांति वह व्याख्यान सुनता है, प्रश्न पूछता है, पृष्ठपोषण प्राप्त करता है और प्रयोगशाला संबंधी कार्यों में हिस्सा भी लेता है। इसमें अधिगमकर्ता अपने प्रयोगात्मक कार्य, असाइनमेंट और अंतिम मूल्यांकन परीक्षा एवं प्रमाण पत्र का कार्य पूरा करता है। आभासी कक्षा कक्ष के कुछ लाभ होते हैं, जैसे यह छात्रों के सुविधानुसार किसी भी समय एवं स्थान पर शिक्षण अधिगम करने में उपयोगी होती है। यह दूरवर्ती शिक्षा की एक सहायक प्रविधि है, एक हेल्पफुल मेथड है, एक विधि है, तरीका है, क्योंकि इसमें छात्र किसी व्यवसाय में रह करके अध्ययन कर सकता है। इसमें विश्व के किसी भी विषय में इफेक्टिव टीचिंग की कुशलता, शिक्षक की कुशलता, टीचर की कुशलता, अनुभव एवं ज्ञान का लाभ प्रत्येक छात्र उठा सकता है, जो सभी के लिए आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक है। इसमें नई टेक्नोलॉजी है, नवीन तकनीकियों माध्यमों का प्रयोग होने के कारण ये छात्रों और शिक्षकों के लिए रुचिकर एवं प्रेरणादायक माध्यम भी बनी हुई है। इसमें सभी क्रियाएं ऑनलाइन की जाती हैं, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस जमा करना है, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन है, उपलब्धियों की जानकारी है, परीक्षाफल प्रदान करना, सारा कुछ इसमें ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रकाश डालिए, बताइए, समझाइए तथा इसके उद्देश्यों को भी समझाना है। शैक्षिक तकनीक का क्षेत्र क्या है? शैक्षिक तकनीकी का अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु सामग्री जो है इसकी वो इस प्रकार है, हम इसको समझते हैं। नंबर 1 तो शैक्षिक तकनीक के क्षेत्र में आपका शिक्षण तकनीकी आता है। इसके अंतर्गत टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसके लेवल, शिक्षण व्यूहरचना, शिक्षण युक्तियां और शिक्षण प्रतिमानों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी होती है आपकी अधिगम तकनीकी। इसके अंतर्गत अधिगम के संप्रत्यय, अधिगम सिद्धांत एवं नियम, अधिगम को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व और अधिगम के लिए उचित परिस्थितियों के निर्माण की विधियों का भी अध्ययन किया जाता है। एंड अनुदेशनात्मक तकनीकी, इसके अंतर्गत अनुदेशन के सिद्धांत और नियम, अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण मशीन, शैक्षिक कंप्यूटर, समायोजन प्रविधियां तथा अनुबोधक का अध्ययन किया जाता है। पाठ्यक्रम तकनीकी की बात करें, इसमें पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास के वैज्ञानिक सिद्धांत व नियमों तथा पाठ्यक्रम विश्लेषण की विधियों का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार तकनीकी की बात करें तो इसके अंतर्गत अध्यापक व्यवहार, छात्र व्यवहार, इनके मापन की विधियों, शिक्षक व्यवहार के प्रतिमान और शिक्षक व्यवहार में सुधार करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। प्रशासन तकनीकी की बात करें, इसके अंतर्गत प्रशासन के सिद्धांत और नियम, शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत क्या हैं एवं पद, व्यवहार प्रतिमान और शैक्षिक प्रशासकों एवं विद्यालय प्रबंधकों के व्यवहार मापन और उनमें सुधार करने की जो विधियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अनुदेशनात्मक प्रारूप क्या है? इसके अंतर्गत शिक्षण के अदा, जिसको हम इंग्लिश में इनपुट कहते हैं, इस पक्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य विश्लेषण की विधियों, प्रक्रिया यानी प्रोसेस पक्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिपोषण और स्वतः नियंत्रण की विधियों और प्रदाय यानी कि आउटपुट पक्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रणाली विश्लेषण का अध्ययन भी किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना तथा उनको व्यवहारिक रूप से परिभाषित करना और लिखना, ये शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है। सीखने की विधियों और प्रविधियों को क्रमबद्ध करके अधिक आधुनिक एवं प्रभावपूर्ण बनाना शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है। शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करना, इसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित सुधार भी लाया जाता है। शिक्षा तकनीक का उद्देश्य कक्षा शिक्षण को स्पष्ट, सरल, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और प्रभावपूर्ण बनाना शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है। अध्यापक के व्यवहार को वस्तुनिष्ठ एवं मनोवैज्ञानिक बनाना, शिक्षा प्रशासन एंड संगठन की समस्याओं को का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना भी क्या है? ये शैक्षिक तकनीकी का एक उद्देश्य है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर है? देखिए समझिए, शिक्षण विभिन्न क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जो पहले से निर्धारित और लक्ष्य केंद्रित होती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए टीचर और स्टूडेंट्स के बीच अंतःक्रिया संपन्न होती है। अनुदेशन भी वह क्रिया है जो छात्रों को किसी उद्देश्य की ओर प्रेरित करती है।
परंतु इसमें शिक्षण की भांति शिक्षक और छात्रों में पारस्परिक अंतःक्रिया संपन्न नहीं होती। अनुदेशन का उद्देश्य छात्र को किसी विचार, प्रक्रिया, प्रणाली या विषय के बारे में संबंधित ज्ञान प्रदान करता है, जबकि ज्ञान प्रदान करना शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों में से एक है। हम इसके प्रॉपर अंतर की बात करें तो समझेंगे कि शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर है। शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है, ठीक है, और अनुदेशन में शिक्षण निहित नहीं है परंतु इसमें अधिगम सहित है, ठीक है। अनुदेशन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? किसी को कोई निर्देश देना, किसी को कोई निर्देश देना, या यूं कहें कि मतलब गाइडेंस देना, जैसे कोई सलाह देना हो गया, ठीक है, गाइडेंस देना, ओके, ये भी आप समझ सकते हैं, सलाह देना। तो जब आप टीचिंग करेंगे, जब आप बच्चों को सिखाएंगे, शिक्षण करेंगे, तो उसमें आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन भी देंगे, बच्चों को जरूरत पड़ने पर गाइडेंस भी देंगे, सलाह भी देंगे, परामर्श भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब आप खाली परामर्श दे रहे होंगे तो उसमें आपकी टीचिंग इंक्लूड नहीं है, उसमें शिक्षण नहीं आएगा। शिक्षण में पारस्परिक अंतःक्रिया प्रमुख है, अनुदेशन में शिक्षक और छात्र के मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होती है। शिक्षण में छात्रों के तीनों पक्षों अर्थात ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक पक्षों का विकास किया जाता है। अनुदेशन में केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है। शिक्षण पर सामाजिक, दार्शनिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अनुदेशन के सिद्धांत मुख्यतः भौतिक विज्ञान के अदा, प्रदा और प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। शिक्षण के लिए शिक्षक का होना अनिवार्य है, अनुदेशन में शिक्षक का होना अनिवार्य नहीं है। ये मशीनों के द्वारा भी दिया जा सकता है। शिक्षण में अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन और प्रतिपादन एक सतत रूप में समावेशित होते हैं। अनुदेशन के लिए प्रशिक्षण पूर्व आवश्यकता है। शिक्षण स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक किसी प्रकार का भी हो सकता है। अनुदेशन में सोचने, विचारने, विचार करने और सामान्यीकरण करने की योग्यता की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आपने समझा कि हमारा शिक्षण क्या है, अनुदेशन क्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसकी बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, और फिर आपकी क्लास एंड होगी। देखिए, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का क्या अर्थ है? दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री क्या है? परिभाषा लिखते हुए इसकी महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालिएगा। दृश्य श्रव्य क्या होता है? शिक्षण सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ के सूक्ष्म और कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। जिस समय शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां और प्रविधियां असफल होती दिखाई देने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से शिक्षण सामग्री न केवल शिक्षण को ही अपितु शिक्षण की प्रविधियों अथवा युक्तियों को भी प्रभावशाली बनाने में रामबाण का काम करती है। एडगर डेल के अनुसार कहा गया है, श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनके शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थिति में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जाता है, जिन्हें बहुज्ञानेंद्रिय सामग्री भी कहा जाता है। जेम्स के अनुसार बात करें तो श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनका प्रयोग अधिगम को मूर्त, वास्तविक और अधिक गतिशील बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का महत्व एवं आवश्यकताएं क्या है? देखिए, इसकी आवश्यकता नंबर 1 तो प्रेरणा देने की है। श्रव्य दृश्य सहायक श्रव्य दृश्य चीजें वो होती हैं जिनमें हम सुन भी सकते हैं, सामने देख भी सकते हैं। सबसे सीधा उदाहरण आपका टीवी है, आपका मोबाइल फोन है, जिसमें आप सामने देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये आपका ऑडियो विजुअल हो जाएगा, श्रव्य दृश्य साधन है आपका ये। ठीक है, श्रव्य दृश्य साधन बालकों का ध्यान अट्रैक्ट करके ज्ञान को आसान रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इसमें चीजें हम अगर सिर्फ सुन रहे हो तो हमारा ध्यान भटक सकता है, लेकिन जब आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं तो कंसंट्रेट हो जाते हैं। इसमें बालकों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता बढ़ती है। स्पष्टीकरण में सहायक है। देखिए, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को कठिन से कठिन पाठ सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि बालक जो कुछ सुनते हैं उसी को आंख से देख भी लेते हैं। रटने को कम करना। देखिए, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालक पाठ के विकास में रुचि लेते हैं तथा ज्ञान स्वयं क्रिया करके ग्रहण करते हैं। इससे सीखा हुआ ज्ञान निश्चित और स्थायी बन जाता है और उन्हें किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष अनुभव की बात करें, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाता है।
जिससे पाठ्य वस्तु या प्रक्रिया को हम अनुभव नहीं कर सकते, उनको चित्र या फिल्म की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। रुचिकर साधन की बात करें, श्रव्य दृश्य सामग्री एक रुचिकर साधन है, एक इंटरेस्टेड साधन है, इसमें हमें इंटरेस्ट आता है। शिक्षण सामग्री का उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है। इसमें शिक्षार्थियों में बच्चे एक्टिव होकर के काम करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और अधिगम स्थायी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, हालांकि अब आपका कल तो पेपर ही है, अगर ठीक है कोई बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने 10 क्वेश्चंस आज कर लिए, 5 क्वेश्चंस पहले कराए हैं। अगर आप सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही कर लेते हैं तब भी आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, लिखने में मत चूकना, आराम से 4.5-5 पेज भर के आइएगा, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।